Hello everyone, this is Prashant and today we are going to discuss about the first chapter of the science for class 10th, chemical reactions and equations. So वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा जिससे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर डिस्कस करना जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेसिकली नाम से ही शुरुआत करते हैं। आखिर इस चैप्टर के नाम का मतलब है तो आखिर क्या है। तो नाम के मतलब में ही जब शुरुआत की जाए तो हमारे पास पहली चीज़ आती है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस, अब ये जो पॉइंट है केमिकल रिएक्शन, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें समझना होगा केमिकल चेंज को। ठीक है, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है तो क्लास 9, क्लास 8 वगैरह में या क्लास 6 से ही आपको स्टार्ट हो जाता है केमिकल चेंज के बारे में पता लगना। अब केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाय पीनी है तो अगर आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चाय पीते होंगे या कुछ ऐसे भी होंगे जो चाय नहीं पीते होंगे, शरबत तो पीते ही होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने में हमने पानी लिया, है ना, वाटर, वी नीड वाटर। अब वाटर की ज़रूरत है, उसके साथ साथ चाय बनाने में चाय पत्ती भी पड़ती है, चाय पत्ती उसके कलर के लिए पड़ती है, टी लीव्स की ज़रूरत उसके कलर के लिए होती है, उसके रंग के लिए होती है, और उसके साथ साथ हमें उसमें टेस्ट के लिए शुगर ऐड करना होता है। अगर हम मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा शुगर ऐड करते हैं, अगर मीठा कम पसंद करते हैं तो कम शुगर ऐड करते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है। तो केमिकल चेंज का मतलब होता है उसका टेस्ट बदल जाना, उसका कलर चेंज हो जाना। ये अगर इस तरीके का कुछ चेंज होता है तो वो क्या होता है, वो समझ में आना चाहिए आपको केमिकल चेंज के तौर पर। ठीक है, अब यहाँ ये याद रखिएगा कि अगर किसी भी तरीके का केमिकल चेंज हो रहा है तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन, यानी कि when chemical change occurs it is known as the chemical reactions. For example, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप बुक में पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद भाई साहब क्या हम पूरी की पूरी गोल रोटी ही वैसे खा लेते, तो आंसर है नहीं। हम मतलब पूरी गोल रोटी जो रहती है उसको एक बार में ऐसे ही निगल नहीं जाते, अपने पेट तक उसको बाइट्स में तोड़कर, टुकड़ों में तोड़कर खाते हैं। और क्या हमारे तोड़े हुए टुकड़े हमारे लिवर तक या हमारे बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी पहुँचते, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ कहीं भी पहुँचते हैं, क्या वो वैसे ही रहते हैं? क्या उनके शेप या उनमें चेंज नहीं होता? उसमें चेंज होता है ना। आंसर आपका है कि हमारा शेप चेंज हो जाता है, मतलब हमारे फूड का शेप चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। हम सब्जी के साथ खाते हैं तो टेस्ट कुछ और रहता है, अगर हम सब्जी नहीं यूज़ करते हैं, नमक के साथ खाते हैं तो नमक का टेस्ट रहता है। तो जैसा हम खाते हैं वैसा टेस्ट रहता है, यानी कि डाइजेशन भी क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज। और डाइजेशन अगर केमिकल चेंज है तो वो क्या है फिर, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अब ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, आखिर ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो भाई साहब याद रखिएगा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो उसको रिप्रेजेंट करना, भाई कैसे हम बताएं, आप शब्दों में बता देंगे कि भाई साहब हमने ये मिलाया ये मिलाया, मान लिया हमारे पास ए था और बी था, हमने ए और बी को मिला करके सी वाला प्रोडक्ट बना लिया, उत्पाद हमें नया मिल गया। ए और बी हमारे पास था, हमने दोनों को कुछ मात्रा में मिलाया और हमें सी मिल गया। लेकिन अब हमें वो प्रोडक्ट्स लिखने भी तो हैं। कॉपी पर हम कैसे लिखेंगे, तो कॉपी पर भाई एग्जाम में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, क्या हमारे सामने एग्जामिनर होगा हमारा, वो तो हमारे उसके सामने तो हमारी कॉपी होगी, हमारे रिटर्न में आंसर होंगे, हम उसके सामने तो होंगे नहीं। प्रैक्टिकल में हम एग्जामिनर के सामने बता सकते हैं कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो सिंबल की हेल्प से हम जब बताते हैं बेसिकली, तो हम उन्हीं सिंबल्स की हेल्प से जब किसी रिएक्शन को, कौन सी रिएक्शन, स्पेशली केमिकल रिएक्शन, ठीक, तो किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना, दर्शाना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ सिंबल्स इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है,
यानी कि केमिकल इक्वेशन को रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतिदर्शों या चिन्हों या संकेतों के माध्यम से दर्शाना। ठीक है, आप इनमें से कोई एक यूज करेंगे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना या लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये हिंदी की परिभाषा हो गई। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, हाँ, केमिकल इक्वल इक्वेशन। अब ये क्या होती है? ठीक है, तो केमिकल इक्वल इक्वेशन का मतलब है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब समझना ये है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तुत कर रहे थे, ठीक है, दिखा रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी। हमें अगर कहीं कुछ चीज़ें हमने अगर मिलाई तो मिलाते वक्त हमने क्या यूज़ किया? मिलाने के लिए होता है प्लस, ऐड, तो हमने प्लस लगा दिया था। ठीक, अच्छा, और जब एक तरफ से मिलाया और दूसरी तरफ कुछ नया मिला तो उन दोनों के बीच हम इधर से इधर जा रहे थे। ठीक, और ये जाने के सिंबल को हम कैसे दिखाते हैं? ये एक तीर, सीधा तीर है, उस तीर के थ्रू हम, यहाँ पर आपको तीर बना हुआ दिख रहा है, इस तीर के थ्रू प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक, इसे हम गिव्स आउट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है ना। यहाँ देखने वाली बात क्या है? तो देखने वाली बात ये है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं। क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं। और बना क्या? तो हमारे पास बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है, उत्पाद है। जो मिलता है वो उत्पाद है, और जिससे मिलता है वो हमारा अभिकारक या ये क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाता है। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ रही हुई। अभी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात नहीं की है, अभी हमने केवल केमिकल इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन की ही बात की है। ठीक है, कि एक तरफ हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड में केवल हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, अभिकारक होते हैं, जिनसे हमने उत्पाद को बनाना है, वो रहता है लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं पक्ष पर, और दाएं पक्ष में यानी राइट हैंड साइड में हमारा उत्पाद रहता है, जैसा कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख रहा है आपको। अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आखिर ये है कैसा? तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ पर आपको सीधा सा एक ये रिएक्शन नंबर 1.3 देखने को मिल रहा है। रिएक्शन नंबर 1.3 में क्या दिखाया गया है? देखो जरा, ये एक जिंक की जो है एक रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन को देखने पर हमें पता चला, जरा देखो क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन एलिमेंट है? एलिमेंट मतलब तत्व, कौन कौन से तत्व है? तो पहला जिंक है, Zn है ना, या Zn। दूसरा हमें यहां पर दिख रहा है, देखो नीचे क्या लिखा है, H2H होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है। फिर यहां देखो क्या है, डॉट किस पर लगाया? S पर, तो S मतलब सल्फर। ठीक है, आपने 9th में सिंबल्स याद किए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और S के बाद यहाँ पर डॉट लगा दूसरा, ये किस पर है? O का मतलब ऑक्सीजन। अब जरा समझते हैं गिव्स आउट के बाद क्या है। अब देखो फिलहाल गिव्स आउट के पहले ये जो LHS में कुछ चीजें दिख रही हैं, ये LHS में Zn प्लस H2SO4 है। Zn प्लस H2SO4 हमने जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें मिला क्या भाई साहब? हमें मिला पहला ZnSO4 या ZnSO4, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मिली है। ठीक, अब जरा समझने वाली बात है, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं, ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और इधर क्या है? ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है,
अब जरा समझते हैं कि इनको बैलेंस कैसे किया जाए। तो बैलेंस करने में देखते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जीएन पहले पकड़ते हैं, जिंक को। जीएन कितना है, तो आंसर होगा आपका एक। भाई साहब इधर कोई गिनती नहीं हो तो नहीं हो तो एक है। अच्छा, सीधा अब किसी और तत्व को, किसी और एलिमेंट को टच करने से पहले हम लोग राइट हैंड साइड पर चलते हैं और इधर साइड में देखते हैं कि कितना जीएन है। तो कितना जीएन है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जीएन के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वन आंसर है। ठीक, यानी इधर भी जीएन वन और इधर भी जीएन कितना है, वन। अच्छा भाई साहब, अब जरा बात करते हैं दूसरे तत्व की, यानी हमारा जिंक बैलेंस्ड है। जीएन एलएचएस में भी एक है और आरएचएस में भी एक है। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, देखो एच के पास नीचे छोटा सा क्या है, टू है, और सामने यानी आगे प्लस के पास और एच के बीच क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा है तो वन है, नहीं लिखा है तो वन है। अच्छा, तो टू इंटू वन कितना होता है, तो टू इंटू वन हमारा होता है टू। आंसर कितना होता है, टू। ठीक, टू इंटू वन या वन इंटू टू। ठीक, ये कितना होता है, तो वन इंटू टू कितना होता है, तो टू होता है। यानी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हमारा दो है। अच्छा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में है। अब राइट हैंड साइड में देखो, क्या यहाँ हमें मिला, नहीं मिला। यहाँ मिला, हाँ मिला, लेकिन कितना, तो भाई साहब देखो वही केस, नीचे टू है। अच्छा भाई साहब लिख लिया पीछे, आगे कितना है, देखो एच के पहले और प्लस के बाद कितना, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो वन। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया और मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा, वन इंटू टू बराबर टू। यानी इधर भी दो हाइड्रोजन और इधर भी कितना हाइड्रोजन, दो। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जिंक और हाइड्रोजन क्रमशः एक और दो हैं। साथ ही साथ इधर यानी राइट हैंड साइड में जिंक और हाइड्रोजन क्रमशः एक और दो हैं, यानी जिंक और हाइड्रोजन बराबर है। अब बात करते हैं अगले एलिमेंट की। तो अगला एलिमेंट यहां देखो क्या है, तो भाई साहब सल्फर और ऑक्सीजन। तो सल्फर कितना है, देखो भाई साहब सल्फर के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक, कुछ नहीं है तो एक। अब भाई साहब एक है। अच्छा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर कितना, तो हमारा आंसर आया वन। अच्छा भाई साहब, अब देखो जरा राइट हैंड साइड, एरो के राइट हैंड साइड में सल्फर कहीं लिखा है, जी हाँ बिल्कुल लिखा है। ये यहाँ पर आपको ऊपर साइड में देखने को मिला, एस लिखा है जीएन के बगल। अच्छा, क्या आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ है, तो आंसर है नहीं। अगर नहीं है तो कितना, वन। यानी एरो के लेफ्ट साइड में भी एक है और राइट साइड में भी कितना है, तो एक। ठीक, अच्छा सल्फर हो गया। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखिए जरा, ऑक्सीजन कितना है भाई साहब, नीचे लिखा चार, भाई साहब हमने चार लिख लिया कहीं। ठीक, अच्छा सामने देखो, यहाँ कहीं इधर कोई गिनती है, नहीं है, नहीं है तो एक, और एक और चार बराबर चार। अच्छा भाई साहब, ये तो चार हो गया। अब इधर देखो, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है, तो भाई साहब यही है बिल्कुल ऊपर, ये देखो है ना। अब यहाँ भी लिखा है चार। अच्छा, इसके सामने इधर देखो, एरो के बाद क्या कुछ गिनती है, जीएन के पहले कोई गिनती है, ऑक्सीजन के पहले कोई गिनती है, नहीं है, नहीं है तो एक, और एक और गुणे चार बराबर कितना होता है, तो आपका आंसर होगा चार। यानी ये ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड में भी चार है और राइट हैंड में भी कितना है, चार है। यानी हमने अभी देखा हमारी ये जो पूरी केमिकल इक्वेशन है, ये पूरी की पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ में आ रही बात। अच्छा, अगर आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की बात समझ में आई ही है तो साथ ही साथ इसमें यहाँ एक नेक्स्ट इक्वेशन आपको दी गई है। आइए जरा इसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन की बात अगर हम करें तो हमें यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई साहब, जरा ध्यान से देखिएगा। आयरन इधर कितना है, एक है। इधर कितना है, देखो तीन लिखा है नीचे, इधर तीन है। और इधर एरो के बाद और एफ ई के पहले कुछ नहीं है तो एक, यानी कितना, तीन। यानी इधर तीन है और इधर एक है। क्या ये बैलेंस्ड है, तो आंसर है नहीं। जब आयरन ही बैलेंस नहीं है, एक भी तत्व अगर बैलेंस नहीं है, तो केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड नहीं होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है काफी डीपली मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अंडरस्टैंड। तो अच्छा, अब हाइड्रोजन भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ दो है, यानी देखो दो लिखा है ना, नीचे दो है, आगे एक है, तो दो गुणे एक बराबर कितना, दो। अच्छा, यहाँ कितना है, देखो इधर लिखा है, इधर तो है, इधर है नहीं, इधर है, इधर दो है। ठीक, तो भाई साहब यहाँ भी दो गुणे एक बराबर दो, यानी हाइड्रोजन हमारा बैलेंस। चलो ठीक है, ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कोई गिनती नहीं है, नहीं है तो एक। अच्छा भाई साहब, ऑक्सीजन एक है हमारा, लेकिन इधर कितना है, राइट हैंड साइड में देखो, Fe3 के बाद O4 है,
तो ओ 4 और इंटू सामने कोई नहीं तो 1, तो 4 इंटू 1 बराबर 4। क्या 1 और 4 बराबर है? तो आपका आंसर है नहीं। तो जब 1 और 4 बराबर नहीं है तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड नहीं है और आयरन भी बैलेंस्ड नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट बैलेंस ना हो तो हमारी वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। कैसे बैलेंस करते हैं, कुछ स्टेप्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अच्छा, तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग आपसे मिलेंगे, है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन किस चीज़ के लिए मिलेंगे तो आप याद रखिएगा, हम लोग मिलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, जब केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करें, मतलब केमिकल इक्वेशन को तो डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल। तो अभी के लिए I'm Prashant signing off. Keep enjoying, keep smiling, and keep loving. Stay safe, stay healthy. Thank you so much, and hit the like button if you like this video. Thank you so much, and keep sharing also.